नेहा, आप भारत माता की जय बोलने से आपको क्या है? कोई ऐतराज नहीं है। भारत माता, भारत पिता, जितने भी भारत के फोरफादर्स हैं, उनके जनरेशन में, उसके स्ट्रगल में शामिल हैं, उन तमाम लोगों की लेगेसी बरकरार रहे, जिंदाबाद रहे, इसमें बोलने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। भारत माता की जय। बिल्कुल भारत माता की जा रहे, आप कैसे कहा। नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, सीजीएल का एक बड़ा धांधली का मामला सामने आया है, जो छात्रों की लगातार फीस बढ़ती जा रही है, कोचिंग सेंटर माफिया रिप्लेस कर रहा है पूरी तरीके से जो शिक्षा व्यवस्था है उसको, बेरोजगारी के बड़े मुद्दे के खिलाफ देश भर में जिस तरीके से कम्युनलिज्म, एक पोलराइजेशन, कम्युनल पोलराइजेशन करके वोट बटोर लेने का काम, नए नए सेंटर्स खड़े हो रहे हैं जिसके नाम पे बहुत सारा पैसा लिया जा रहा है लेकिन उसमें कुछ क्लासेस नहीं है। के करें तो यहाँ पर छात्र संगठनों ने अपनी ताकत की वजह से सरकार को कई बार झुकने पर मजबूर कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं भाकपा माले का छात्र संगठन आइसा की केंद्रीय अध्यक्ष कामरेड नेहा। मैडम, सबसे पहला सवाल कि जो छात्रों की शक्ति हुआ करती थी, सरकारें डरती थी, लेकिन इसमें ह्रास हुआ है, कहीं ना कहीं कमी आई है। आप सही बोल रहे हैं, कमी आई है और इसका एक कारण ये है कि आज के समय में जिस तरीके का दमन छात्र झेल रहे हैं उस तरीके का दमन शायद ही वर्तमान हम लोगों ने परिस्थितियों में देखा है। ये एक रीज़न है और दूसरा एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि जो हमारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ होती थी उसमें जिस तरीके का स्पेस होता था बातचीत करने का, उठने बैठने का, पढ़ाई कर पाने का, रिसर्च करने का, उस स्पेस में एक भारी हम लोगों ने देखा है कि कटौती हुई है। चाहे वो छात्रों की भर्ती को लेकर के हो या प्रोफेसर्स की भर्ती को लेकर के हो। हम देख रहे हैं कि अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश भर में जितनी भी हैं, वहाँ पे एक तरफा प्रोफेसर्स की बहाली हो रही है और ऐसे प्रोफेसर्स की बहाली हो रही है जिनका बोलना, सोचना सब संघ के हिसाब से होता है। मैडम, एक तो खुलेआम, यदि आप झारखंड में आई हैं तो होमवर्क आपने किया होगा, फीडबैक लिया होगा, शायद ही ऐसा कोई कुलपति होगा जो शाखाओं की बैठक में न जाता हो। आप सही कह रहे हैं, शायद ही ऐसे कुलपति होंगे, लेकिन शिक्षा अगर इन सब चीज़ों से निर्धारित होने लग गई तो वो तमाम स्टूडेंट्स, वो तमाम छात्र जो दूर देहात गांव से आते हैं, ये सपना देखते हुए कि विश्वविद्यालय ऐसी जगह नहीं है जहां पे डिग्री लेकर के हम बस निकल जाएंगे, कुछ छोटा मोटी नौकरी कर लेंगे। विश्वविद्यालय और शिक्षा में वो ताकत है कि जो सामाजिक परिस्थितियों को झेलते हुए दूर गांव से आदिवासी लड़कियां, दलित बच्चे आते हैं विश्वविद्यालय में, ऐसी जगह पे जहां पे उनसे पहले परिवार का कोई सदस्य उस चौखट को नहीं लांघ पाया है, मेहनत करके, तमाम लालछन झेल करके, कर्ज लेकर के यूनिवर्सिटी पहुंचता है। और उन यूनिवर्सिटीज़ को अगर इस तरीके के वीसी उस पर पधारेंगे, उनको एडमिनिस्टर करेंगे, जिन वीसी की जो लॉयल्टी है वो छात्रों के हित के प्रति नहीं है, उस वीसी की लॉयल्टी जो इस वक्त सत्ता में बैठे लोग हैं उसके प्रति हैं, तो हमारी यूनिवर्सिटीज, हमारे कॉलेजेस बहुत कमजोर होंगे और उसमें आने वाले छात्रों की बहुत भारी क्षति होगी, जो हम आजकल हर जगह पर देख रहे हैं। इसी से जुड़ा सवाल है कि आजकल यूनिवर्सिटी में एनईपी को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, पूरा लगता है जैसे कि पूरा विश्व, भारत कल ही विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा हो जाएगा। क्या मानती है एनईपी को? आप सही बोल रहे हैं, इसका प्रचार एकदम ऐसे किया जा रहा है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हम सीधे विकसित राष्ट्र हो गए। जी, हम लागू हुआ नहीं कि विकसित राष्ट्र हो गए। इसका बहुत ही मज़ेदार एक, मतलब अगर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखते हैं कि किस तरीके से इम्प्लीमेंट करवाया गया। पहली बात तो एनईपी इम्प्लीमेंट करने के बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, कोई नहीं बताया गया कि हम एनईपी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। पहला कहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है अब? एग्जैक्टली, पहला जो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया वो किया एबीवीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने, ये कहते हुए कि हम पूरे देश भर में एनईपी लागू करवाएंगे। आप छात्र संगठन हैं, आप सरकार की नीति को लागू करने का काम सरकार से पहले क्यों कर रहे हैं? दूसरी बात, एनईपी सच में, मतलब जो लोग बोल रहे हैं कि हमने अमेरिका के मॉडल से, एजुकेशन के मॉडल से लिया है, यूरोप के मॉडल से लिया है, अगर अब वो अमेरिका का मॉडल देखें, अमेरिका में जो आम छात्र पढ़ता है वो अपनी शिक्षा पूरी करते करते, एमए पूरे करते, मास्टर्स का, उसका पोस्ट ग्रेड का पूरा करते करते उसके पास इतना कर्ज जमा हो जाता है कि उसके बाद वो जो नौकरी करता है जिंदगी भर वो अपनी शिक्षा के खर्च में लगाया हुआ कर्जा चुकाता रहता है।
अमेरिका में। तो आप इस तरीके का मॉडल से तो मत ही प्रेरणा लीजिए। अगर आपको कहीं से प्रेरणा लेनी है तो आप स्कैंडिनेवियन नेशन से प्रेरणा लीजिए, जहाँ पे स्कूलों में जो शिक्षा दी जाती है वो सरकार देती है, जहाँ पे हायर एजुकेशन का पूरा खर्चा सरकार उठाती है, जहाँ पे बेसिक मिनिमम स्टूडेंट्स राइट्स इंश्योर किए जाते हैं, हॉस्टल फेलोशिप सब चीज़ें इंश्योर की जाती हैं। हम यही डिमांड कर रहे हैं कि अगर आपको इंस्पिरेशन कहीं से लेनी है तो ऐसी जगहों से लीजिए जहाँ की शिक्षा व्यवस्था सच में छात्रों के हित में है, ना कि पूंजीपतियों के हित में है। आज जो शिक्षा व्यवस्था लागू हो रही है, अगर हम उसको समझने जाते हैं उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स के बतौर, तो पहला चीज़ जो हो रहा है उस शिक्षा व्यवस्था में वो ये हो रहा है कि फंडिंग जो सरकार की तरफ से होनी चाहिए, सरकारी संस्थानों की, उसको खत्म करके एक बॉडी जिसका नाम है हेफा, हायर एजुकेशन फंडिंग अथॉरिटी, उसकी तरफ से उसका फंडिंग होगा और उसे जो भी विश्वविद्यालय हेफा से फंड लेंगे उसे कर्ज के साथ वो फंड वापस लौटाना है हेफा को। तो वो पैसा आप कहाँ से जनरेट करेंगे? वो पैसा आप जनरेट करेंगे छात्रों की फीस बढ़ाकर। वो पैसा आप कहाँ जनरेट करेंगे? लाइब्रेरी में जो किताबें जर्नल्स छात्रों के पढ़ने के लिए आती हैं उसको बंद करवा के, जो समय समय इसी एनईपी में आ गया है सेमेस्टर सिस्टम। 3 महीना पढ़े तो इतना फीस, 6 महीना पढ़े तो इतना फीस। पहले तो हम लोग सालाना फी देते थे, 1 साल दे दिया निश्चिंत हो गए। अब जो सेमेस्टर वाइज हो गया, लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं पैसा वसूली का एक माध्यम है। बिल्कुल, मतलब जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है एनईपी के तहत वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और आप सही बोल रहे हैं जो आपने बोला ना कि शिक्षा को वो चीज़ जिसके अंदर बाबा साहेब अम्बेडकर समाज को लिबरेट करने की पोटेंशियल देखा करते थे, आज उस शिक्षा व्यवस्था के अंदर इस सरकार ने प्रॉफिट का अपॉर्चुनिटी पोटेंशियल देखा है और अपने तमाम अडानी अंबानी जो उसके गहन मित्र हैं उनके चरणों में न्यौछावर कर दिया है। अमेरिका के जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, इंपीरियलिस्ट कंट्रीज हैं, उनके हित के चरणों में न्यौछावर कर दिया है हिंदुस्तान के छात्रों का भविष्य और सपने। कॉमरेड नेहा, लेकिन सवाल यह है कि आवाज़ उठाएगा कौन? आयशा जैसा संगठन झारखंड में बेहद कमज़ोर है, सदस्यता अभियान नहीं चलता है, कुलपति विश्वविद्यालय में कभी आपके लोग देखे नहीं जाते हैं। अगर आपकी ये शिकायत है तो मतलब हम तो मानते हैं कि आप बहुत वेल विशर हैं हमारे छात्र मूवमेंट के, तो आप जो बोल रहे हैं हम उसको एकदम सीरियसली लेंगे। और अभी जो हमारी नई टीम कल बनी है उसके माध्यम से हम बिल्कुल ये कोशिश करेंगे कि जितनी भी कमी कमज़ोरियाँ रही हैं हम उसको पूरा करें और झारखंड में जो एक सुचारू, एनर्जेटिक, विगरस स्टूडेंट मूवमेंट रहा है उसको वापस हम लोग रिन्यू करें। और झारखंड के जो तमाम सवाल हैं, चाहे वो कॉरपोरेट लूट के सवाल हो, कॉम्युनल नफरत के सवाल हो, तमाम तरीके के जो सवाल हैं, शिक्षा और रोज़गार के सवाल हो, पेपर लीक के सवाल हो, उन तमाम सवालों की आवाज़ ऐसा उभर कर बने और छात्र आंदोलन को लीड ऐसा करे फ्रंट से। आप यहाँ आई हैं, रांची आई हैं, झारखंड आई हैं, तो कुछ फीडबैक मिला होगा आपको कि एक बहुत बड़ा चर्चित एग्ज़ाम हुआ झारखंड में, सीजीएल एग्ज़ाम, उसकी तो इतनी फजीहत हो गई कि अब लग रहा है कि कभी भी कुछ हो सकता है। आप सही कह रहे हैं। और मतलब आप तो सीजीएल का एग्ज़ाम बोल रहे हैं, नीट का एग्ज़ाम पिछले लीक हुआ है, अभी बीपीएससी के छात्र बैठे हुए हैं जहाँ पे धांधली हुई है परीक्षा में। नेट मैंने दिया था जब, तो उसमें पेपर लीक हो गया था उसी साल। आप ये सब छोड़िए, 10वीं क्लास का बोर्ड का एग्ज़ाम लीक हो रहा है। तो इतना भयंकर व्यवस्था, इतना विकास हो गया है, इतने अच्छे दिन आ गए हैं कि जो एग्ज़ाम देने के लिए आज छात्र बैठ रहा है वो एग्ज़ाम लीक हो रहा है। और ये ऐसे ही नहीं हो रहा है, ये जो बार बार बोला जाता है लोगों के ऊपर जिम्मेदारी सरकार डालती है कि लोग ही ऐसे हैं, लोग ही ये करते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जब तक आपके पास एक सुचारू और करप्ट व्यवस्था पूरी तरीके से बन के तैयार नहीं है, तब तक इतने मास लेवल पे देश भर में पेपर लीक होना साल दर साल बिल्कुल मुमकिन नहीं है। जितनी बार भी पर्दाफाश होता है कि पेपर लीक में किसके लोग शामिल हैं, बार बार भाजपा के लोग को उसके साथ लिंक मिलता है, या भाजपा की जो अलाइड पार्टीज हैं, अलाइड पार्टनर्स हैं, उनका बार बार लिंक मिलता है और बार बार हम देखते हैं कि उनको बचा लिया जाता है, मामला ठंडा करवा दिया जाता है। बार बार इस तरीके की तमाम चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं। लेकिन झारखंड में जो सीजीएल पेपर लीक का मामला था उसमें भाजपा कहाँ से आ गई? नहीं, उसमें भाजपा नहीं आई, लेकिन हम तो ये मानते हैं कि चलिए भाजपा सरकार की अगर हम बात ना करें, अगर हम पेपर लीक के षड्यंत्र की पूरी बात करें, किसी भी सिस्टम में जो भी पेपर करवाते हैं, जो भी व्यवस्था होती है, उसका एक सिस्टमैटिक
सेंटर होता है। और जहाँ पे भी पेपर लीक की बात आती है वहाँ पे जो प्राइवेट सेंटर्स खुल गए हैं जिनको आज पूरी तरीके से सौंप दिया गया है, हाँ, आउटसोर्स कर दिया गया है कि आपकी जिम्मेदारी है एग्जाम करवाना। अगर हम एनटीए जैसी संस्था के बारे में बात करें, पहले यूजीसी करवाता था बहुत सारे एग्जाम्स, आज एनटीए जैसा बॉडी बना दिया गया है जो कि कोई सरकारी उसकी जवाबदेही नहीं है, वो कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं है जिसके ऊपर गवर्नमेंट के सेट किए हुए रूल्स लागू होते हैं, वो एक प्राइवेट अथॉरिटी है। इस तरीके से तमाम अलग अलग राज्यों में डमी इंस्टीट्यूशंस खड़े कर दिए गए हैं जो अपने प्रॉफिट के हिसाब से काम करते हैं और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए पेपर लीक हो, पेपर बेच देना हो, स्टूडेंट्स के साथ में सेटिंग करके उनको गैर कानूनी तरीके से पास करवाना हो। लैटरल एंट्री तो एक मतलब बाकायदा एक तरीका ही बन गया है स्टूडेंट्स को घुसाने का ज़बरदस्ती एग्जाम्स में। तो ये जो पूरा तंत्र तैयार हुआ है, इस तंत्र को नरिश करने, पालन पोषण भरण करने के लिए जो तमाम लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ हमको, सही बात है, बहुत पुरजोर तरीके से खड़ा होना होगा। और आने वाले समय में ना सिर्फ सीजीएल की जो परीक्षा है बल्कि और भी परीक्षाएं लीक हुई हैं जो मुझे साथी बता रहे थे, इन सब तमाम तरह की परीक्षा के लीक के खिलाफ, जो भर्तियों में धांधली हो रही है उसके खिलाफ एक सुचारू स्टूडेंट मूवमेंट हमें यहाँ बिल्ड करना होगा। एक जो सवाल है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी की जो भूमिका है उसको आप किस रूप में देखती हैं? क्या कोई ऐसा दिन भी आएगा जब छात्र संगठन एक बैनर के नीचे काम करे, जब इंडिया गठबंधन बन सकता है इस देश में, जब एनडीए बन सकता है, कई विरोधी विचारधारा के लोग बैनर के तले आ सकते हैं, तो क्या आइसा, फेडरेशन, एसोसिएशन, क्या ये सब एक साथ हो सकते हैं? जी, जितने भी वो तमाम लोग हैं जो इस वक्त छात्र हितों के लिए काम करना चाहते हैं, जो भी मुद्दे छात्रों के लिए मुख्य हैं आज के समय में, वो काम करना चाहते हैं उनके लिए, उन तमाम छात्र संगठनों को आइसा अपने तरफ से हमेशा साथ में लेकर के चलता रहा है। और आने वाले समय में जहाँ जहाँ पे ऐसा मौका मिलेगा, जहाँ जहाँ पे ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की ज़रूरत महसूस होगी, बिल्कुल बनाया जाएगा। ये तो वो दौर है जहाँ पे दुश्मन इतना मजबूत है कि जितने लोग हैं जो यहाँ पे लोकतंत्र के पक्ष में हैं, एक साथ कम्युनल हार्मनी के पक्ष में है, स्टूडेंट्स हित के पक्ष में है, उन तमाम लोगों को, उन तमाम प्रोग्रेसिव सोच रखने वाले संगठनों को साथ में आना ही है। और जो दुश्मन है उसको एक लाइन से सबको टारगेट करते हुए, कमजोर करते हुए सत्ता से बेदखल करना है। राज्य की सरकार को यदि कॉमरेड नेहा कोई सलाह देना चाहें तो क्या एक ऐसी सलाह हो सकती है राज्य सरकार के लिए छात्र हित में? हम राज्य सरकार को यही सलाह देना चाहेंगे। हम इनफैक्ट ना सिर्फ झारखंड में जो राज्य सरकार है बल्कि और जगहों भी, जैसे कर्नाटका वगैरह, जहाँ पे ऐसी सरकार है जो भाजपा के विरोध में एक पॉलिटिकल लाइन लेते हुए सत्ता में आई है, हम उनको उन तमाम वादों के बारे में याद दिलाना चाहेंगे, उन तमाम आकांक्षाओं के बारे में याद दिलाना चाहेंगे जिसका वादा करते हुए वो सत्ता में आई हैं। अगर वो इस वक्त सत्ता में हैं तो एनईपी के जो सेंट्रल इम्पोजिशन है अलग अलग राज्यों में, उसके खिलाफ एक मजबूत ऑपोजिशन उनको बनानी होगी। कर्नाटका में अगर एनईपी जो लागू हुआ था उसको रिजेक्ट करके एक स्टेट पॉलिसी बनाने की बात हो रही है, अगर तमिलनाडु में ये बात हो रही है तो झारखंड में भी ये बात होनी होगी। झारखंड को भी ये कदम उठाना होगा कि यहाँ के जो छात्र हैं उनके लिए जो मुख्य यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर हो गया, कॉलेजेस का स्ट्रक्चर हो गया, स्कूली एजुकेशन का स्ट्रक्चर हो गया, उसको मजबूत करना होगा। बार बार हम जब ये कहते हैं कि भाजपा हटाओ और झारखंड बचाओ, ये झारखंड के सम्मान की लड़ाई है, झारखंड के आत्मसम्मान की लड़ाई है, हक की लड़ाई है, तो उस झारखंड के सम्मान और हक में छात्रों के हक और छात्रों का सम्मान भी आता है। अंतिम सवाल आपसे, एक नई परंपरा चली है यूनिवर्सिटी में, भारतीय ज्ञान परंपरा। इतिहासकार बार बार बोल रहे हैं कि बहुत गलती हो गई, अलेक्जेंडर द ग्रेट क्यों हो गया, अशोका द ग्रेट होना चाहिए, क्या इसका मतलब आप मानती हैं? मुझे मतलब आपने बोला कि जो नई परंपरा चली है, मैं तो इसको मानती हूँ कि हिंदुस्तान में नहीं है, लेकिन इसका जो रूट्स है वो बहुत पुराना है। चाहे वो जर्मनी में हिटलर हो गया हो या इटली में मुसोलिनी हो गया हो, बार बार वो इतिहास जिसमें आप स्वयं दंडित हैं, आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वो तमाम लोग जिन्होंने आरएसएस की परिभाषा लिखी, उसका समझदारी को विकसित किया, बनाया, उसको रूप दिया, वो तमाम लोग हिंदुस्तान के इतिहास में, हिंदुस्तान के लोगों के इतिहास में दंडित हैं, दोषी हैं। सावरकर, गोलवलकर जैसे लोग, वो सावरकर जो
जो अंग्रेजी सरकार है उसको माफीनामा लिखते हुए थके नहीं और वापस आकर के अंग्रेजी सरकारों से पेंशन लेते रहे, हिंदुस्तान के जो आज़ादी के आंदोलन उससे गद्दारी करते हुए, उस सावरकर के संगठन आरएसएस और उसके स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन एबीवीपी से तो हम कोई उम्मीद नहीं करते हैं। और इसी दौर में एक वर्ग ऐसा भी है जो नाथूराम गोडसे को यदि उनके हाथ में कंट्रोल हो तो कल को वो भारत रत्न भी दे सकता है उनको। ये जो विंग तैयार हो रहा है भारत में, क्या कहेंगी? ना, आप सही कह रहे हैं। मतलब नाथूराम गोडसे हो गए, सावरकर हो गए, गोलवलकर हो गए, ये तमाम लोग जिन्होंने बार बार कहा है कि संविधान हटा करके मनुस्मृति होना चाहिए, आरक्षण हटा करके जाति व्यवस्था को उसके सबसे पुख्ता रूप में, सबसे रिग्रेसिव फॉर्म में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, महिलाओं को घर की दहलीज के अंदर बिठाना चाहिए, ज़्यादा इधर उधर करें तो उनको मार देना चाहिए। इस तरीके की तमाम विचारधारा रखने वाले लोग हिंदुस्तान के गौरवशाली इतिहास के दोषी है। इनको इसीलिए आज इनको इतनी ज़रूरत महसूस होती है कि वो इतिहास जिसमें ये दोषी हैं, वो असल इतिहास, वो संघर्ष का इतिहास, वो साझी परंपरा, साझी शहादत, साझी विरासत का इतिहास बदला जाए और उसके बतौर ये बोला जाए कि अरे देखिए नाथूराम गोडसे कितने अच्छे थे, अरे देखिए सावरकर कितने बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। और इन तमाम कोशिशों के विरोध में हम लोग, वो तमाम लोग जो सच में विरासत लेते हैं अपनी भगत सिंह और अंबेडकर से, वो तमाम लोग जो चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्ला खान से अपनी विरासत ड्रॉ करते हैं, जो प्रीतिलता वादेदार से अपनी विरासत ड्रॉ करते हैं, फातिमा शेख, सावित्रीबाई फुले से अपनी विरासत ड्रॉ करते हैं, हम बार बार जो हमारा हिंदुस्तान का सच का इतिहास है, जिसने आज हिंदुस्तानी समाज को आगे बढ़ाया, जिसने विश्वविद्यालय के दरवाजे खोले लड़कियों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, हम उस इतिहास को लागू करते रहेंगे। कॉमरेड नेहा, एक अंतिम सवाल। आप आयसा की केंद्रीय अध्यक्ष हैं, आप गेस्ट फैकल्टी बनकर आई हैं या अब लगेगा कि आप लगातार झारखंड आएंगी? जी, हम बिल्कुल झारखंड लगातार आएंगे। हमारा मुख्य काम दिल्ली में रहा है, मैं जेएनयू में पीएचडी कर रही हूँ, तो झारखंड की राजनीति को मैं बहुत अच्छे से दूर से ही देखती हुई आई हूँ। और इसलिए भी नहीं सिर्फ आऊँगी कि अच्छा आना है, कुछ एक बोला गया है, सच में हमारा देश इस वक्त एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। और मुश्किल इसलिए हो गया है नेहा जी, क्योंकि आप लोग नारेबाजी कर देते हैं कि तेरा कातिल जिंदा है, मुझे क्या क्या, वो जेएनयू के कैंपस में नारा लगाती हैं आप लोग कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो मुश्किल तो आप लोग भी पैदा कर रही हैं। देखिए, अब मैं आपको क्या बोलूं, जी न्यूज़ जिसने वो वीडियो चलाया था, उसको अगले ही दिन, उसने पूरे दिन वो वीडियो चलाया, डॉक्टर्ड वीडियो चलाया, उसको अगले ही दिन माफ़ी मांगनी पड़ी। जो भारत सरकार का इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, उसने तक के बातों से एक चीज़ याद आ रहा है कि किसी ने बड़े मजाक से कहा था कि किसी की पिटाई करनी है तो सार्वजनिक तौर पर उसकी पिटाई कर दी चौराहे पर और शाम में अपने घर बुलाकर माफ़ी मांग लीजिए। पिटाई की चर्चा पूरी रात पूरे शहरों में होगी और माफ़ी वाला बात कोई नहीं जानेगा। क्या यही किया था उस चैनल ने? मैं नाम नहीं लूँगा। हाँ, आप नहीं ले सकते, मैं ले सकती हूँ। बिल्कुल उन्होंने ऐसा किया था। और आज के समय में वो तमाम छात्र जो इस वक्त जेलों में बंद हैं बेकसूर होते हुए, चाहे वो उमर खालिद हो, चाहे वो शर्जील इमाम हो। लेकिन नेहा, आप भारत माता की जय बोलने से आपको क्या एतराज हो जाता है? कोई एतराज नहीं है। भारत माता, भारत पिता, जितने भी भारत के फोरफादर्स हैं, उनके जनरेशन में, उसके स्ट्रगल में शामिल हैं, उन तमाम लोगों की लेगेसी बरकरार रहे, जिंदाबाद रहे, इसमें बोलने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। भारत माता की जय। बिल्कुल भारत माता की जय। रहे आप कैसे काम कर रहे हैं? हमारे साथ आयसा की केंद्रीय अध्यक्ष कॉमरेड नेहा। उम्मीद यही कि इनके आने से झारखंड का आयसा का छात्र विंग मजबूत होगा। कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर छात्र संगठन ध्यान नहीं दे पाते। उम्मीद की किरण आयसा से, कॉमरेड नेहा से। करमन कुमार बिक्की के साथ अजय लाल, न्यूज़ 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।